हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल लर्न विद बेनी में। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। इसमें हम लोग 3 पार्ट पहले कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा कि संविधान सभा कैसे बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें कितनी मीटिंगें हुई थी और कौन कौन सी उसके अंदर समितियां बनी थी। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमने उसके अंदर पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने संविधान सभा की विशेषताएं और संविधान सभा की कमियां बताई हैं। तीसरे पार्ट में हमने संविधान सभा के स्रोत यानी संविधान सभा में बहुत सारी चीज़ें कौन कौन से देशों से ली गई थी, अडोप्ट की गई थी, वो हमने तीसरे पार्ट के अंदर पढ़ा है। चौथे में हम लोग पढ़ते हैं अनुसूचियाँ। जो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहले जब हमारी संविधान सभा बनी थी, संविधान बना था, तब उसके अंदर 395 यानी 395 अनुच्छेद थे तथा उसके अंदर कितनी 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, प्लस में 8 कितनी थी अनुसूचियाँ थी जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तब की बात कर रहे हैं हम लोग, कब की, जब 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेद थे हमारे संविधान में और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में हमने आवश्यकता के अनुसार कानून बढ़ाते गए और ज़्यादा कानूनों को जोड़ना पड़ा हमें। तो अब जो वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो बढ़ के कितनी हो गई है, अभी 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, अभी कितनी है, 12 अनुसूचियां जो हमने बढ़ा दी हैं 8 से। तो हम लोग इन्हीं अनुसूचियों को पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करती हैं इसके अंदर। जैसे पहली अनुसूची देखते हैं हम लोग इसके अंदर की। पहली सूची किसके बारे में बताती है, पहली सूची राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनकी सीमाएं तथा उनके न्यायिक क्षेत्र के संबंध में ये ज्ञान देती हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जो पहला अनुच्छेद और जो चौथा अनुच्छेद है उनके अंदर इसका वर्णन मिलता है। यानी 1 से 4 तक जो अनुच्छेद सारे के सारे हैं उसमें राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश के नाम से, उनकी सीमाएं कैसे रखी जाए, उनके नए नाम कैसे बनाए, उनके न्यायिक क्षेत्र के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है पहली अनुसूची में। 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि अभी जो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे ना, जब हम लोग 1947 में आज़ाद होने के बाद में हमारे पास में 14 राज्य थे, 14 राज्य थे तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जब हम आज़ाद हुए। तथा उसके बाद में क्या हुआ, ये होने के बाद में, उसके बाद में आगे जब अभी वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अभी थोड़े समय पहले यानी 2019 तक कितने, 29 राज्य, अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, अक्टूबर 2019 तक 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन बाद के अंदर क्या हुआ कि इस डेट को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर प्लस में लद्दाख, ये जो दो जगह हैं लद्दाख, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है ये पहले एक ही राज्य हुआ करता था। मिला करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य हुआ करता था 2019 अक्टूबर 2019 से पहले। लेकिन बाद में क्या कर दिया, इसको जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश तथा लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो तब इनकी संख्या कितनी होगी, जब इसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तब इनकी संख्या हो गई, मान लेते हैं पहले 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये मैंने बता दिया। उसके बाद में हमने एक राज्य को तोड़ दिया, जम्मू और कश्मीर को। ठीक है, और कितने बना दी, इसकी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, 2 इसमें बढ़ गए यानी कि 9। अब हमारे पास कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और राज्य कितना हो गए, एक कम हो गया, यानी 28 राज्य हो गए। ये कब तक की बात है, 31 अक्टूबर 2019 में ये बन गए, 28 राज्य हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन बाद के अंदर, बाद में कब, 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया, हमारी 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो है दमन और दीव, एक तो है दमन व दीव तथा एक है दादर और नागर की हवेली, दादर व नागर हवेली। ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है ना, इन दोनों को एक ही कर दिया गया 26 जनवरी 2020 में। तो इन दोनों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेशों से एक मिलके बन गया, तो इसमें इन दो की जगह क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो फाइनली कितने आ जाएंगे हमारे पास, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आ गए फिलहाल। ठीक है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, अभी की स्थिति के अनुसार।
तो ये हमारा आर्टिकल पेस्ट के बारे में, ये जो हमारी पहली अनुसूची है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गया अपने पास में। अब हम देखते हैं आगे का। ये दूसरी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची में हम लोग जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके वेतन के बारे में तथा उनकी पेंशन के बारे में, इसके बारे में इसका विवरण मिलता है दूसरी अनुसूची में, इसको रखा गया है। तो इसमें कौन कौन से सदस्य आते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा न्यायालयों के न्यायाधीश, और कुछ और संसद के सदस्य भी आते हैं इसके अंदर, जिनके वेतन तथा उनके पेंशन के बारे में इस सूची में विवरण मिलता है उनका, कि इनके पेंशन कैसे दिया जाएगा, उनका वेतन कितना होगा, ये दूसरी अनुसूची में उस चीज़ का विवरण मिलता है। तीसरी अनुसूची में हम लोग सदस्य, जो सदस्य गण होते हैं हमारे मंत्रिपरिषद के, उनकी शपथ के बारे में इसमें संबंध मिलता है। तो शपथ, जैसे राष्ट्रपति शपथ लेता है जब वो बनता है, उपराष्ट्रपति लेता है, फिर मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेते हैं, न्यायालयों के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है, विधानमंडल के सदस्यों को, संसद के सदस्यों को, सभी को शपथ ग्रहण करवाई जाती है। ठीक है, कि उनको कानूनों का, जो कानून है हमारे विधि के कानून है, यानी जो संविधान के अंदर कानून लगे गए हैं, जो विधि के कानून हैं, उनका पालन करना है, वो इस चीज़ की प्रतिज्ञा करते हैं और जनता की सेवा करेंगे। ये सभी वहाँ पे प्रतिज्ञा की जाती है कि हम लोग इन चीज़ों का पालन करेंगे। वो क्या होती है, वो शपथ होती है। वो तीसरी अनुसूची में उसका विवरण मिलता है हमको। चौथी अनुसूची है, उसमें क्या होता है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है। तो अगर राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, चुने गए सदस्य, या फिर जितने भी टोटल सदस्य हैं वो हो सकते हैं 250। लेकिन वर्तमान में 245 ही राज्यसभा में सदस्य उपस्थित है, क्योंकि जो 5 जो सदस्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं, पीओके, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, जो हमने खो दिया था पहले, तो उसमें 5 सदस्य आते थे, लेकिन अब ये कम हो गए हैं, 5 सदस्य वहाँ से नहीं आते। तो अभी संख्या कितनी है, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। उनमें से 233 सदस्य तो होते हैं निर्वाचित। कहाँ कहाँ से निर्वाचित होते हैं, वो निर्वाचित किए जाते हैं जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य जो हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वो ही मिलकर के उन सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। ये जो 233 सदस्य हैं ना राज्यसभा के सदस्य, इनका कोई अलग से चुनाव नहीं होता। इनका चुनाव वो करते हैं जो लोगों को हम लोग विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर चुन के भेजते हैं, वो लोग इन सदस्यों को चुनते हैं। और जो बच गए 12 सदस्य, वो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा कला क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उनको मनोनीत किया जा सकता है। वो तो उसकी वो राष्ट्रपति होता है, वो मनोनीत करता है इन सदस्यों को। ठीक है। और जो ये 245 सदस्य हैं, ये दोनों जगहों से मिलकर आते हैं, राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों से, दोनों से मिलकर आते हैं। ठीक है। अगला अगला जो हमारी अनुसूची है वो 5वीं अनुसूची है। इसमें हम लोग अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंध में इसमें जानकारी मिलती है। अब जो ये, जैसे बहुत सारे अनुसूचित यानी पिछड़े जो गांव रह गए, पिछड़े जो जिले रह गए किसी भी राज्य में, जैसे बिहार के अंदर बहुत सारा पिछड़ा हुआ इलाका है, उसको, झारखंड में पिछड़ा हुआ इलाका है, ठीक है, राजस्थान में भी एक दो जगह पिछड़ा हुआ इलाका है, ऐसे ही वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हो गया। ऐसे बहुत सारे जगह जहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया, जो पिछड़ गए हैं समाज से, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए विशेष सुविधाएं लगाई गई हैं, विशेष कानून बनाए गए हैं। तो वो जो सारे कानून आते हैं, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं, वो 5वीं अनुसूची के अंदर आता है। और इसका जो विवरण है वो हम लोग अनुच्छेद 244 में आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे सारे के सारे तब। छठी अनुसूची किसके बारे में बताती है, सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बताती है। 4 राज्यों के विशेष जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे कैसे नियंत्रण किया जाए, वहाँ पे कैसे प्रशासन चलाया जाए, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है छठी अनुसूची में। ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ, जैसे गारो रहती है, खासो रहती है, खासो, गारो, जैंतिया, ये बहुत सारी जातियाँ रहती हैं यहाँ पे। ठीक है। जयंती है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ रहती है जिनका विकास सही से नहीं हो पाया, तो वहाँ पे कैसे उनका विकास करना है, कैसे वहाँ पे प्रशासन को चलाना है, ये सब की जानकारी हमें छठी अनुसूची में मिलती है, जिसका विवरण हम लोग 244 अनुच्छेद में पढ़ेंगे, और अनुच्छेद 275 में भी इसका स्पेशल विवरण मिलता है इन 4 जिलों के बारे में, इन 4 राज्यों के बारे में, सॉरी। अगली अनुसूची है 7वीं अनुसूची, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग आगे चल के करेंगे जब हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो 7वीं अनुसूची होती है वो कि किस किस से, इसमें केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, कि केंद्र के पास में क्या क्या पावर होंगी, राज्यों के बारे में किस किस के बारे में पावर होंगी, क्या क्या शक्तियां होंगी। सबसे पहले इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। ठीक है।
पहली जो संघ सूची होती है उसमें अभी जो पहले कितने 97 विषय आते थे उसके अंदर, लेकिन अब उन विषयों को बढ़ा करके कितने कर दिए गए, 100 विषय आते हैं अब इसके अंतर्गत। ठीक है, तो वर्तमान में इससे संबंधित सारे भी कानून होते हैं। जो संघ सूची है, संघ से हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये तो केंद्र के बारे में बता रहे हैं, तो इसके अंदर सारे कानून होते हैं वो केंद्र सरकार बनाती है, केंद्र सरकार के बनाया जाता है। राज्य सरकार के पास में इससे रिलेटेड कोई भी पावर नहीं होती है। इसके अंदर थोड़े बहुत मैं सब्जेक्ट जैसे बताता हूँ कि विषय कौन कौन से आते हैं इसके, जैसे रक्षा से संबंधित जितने भी रक्षा से संबंधित होते हैं, जब युद्ध युद्ध हो गया उसमें सारे के सारे नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाते हैं। जनगणना से रिलेटेड जनगणना करनी है तो उससे जितने भी संबंधित जितने भी सारे नियम बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा। दूसरी आती है राज्य सूची। राज्य सूची में पहले जब बनी थी तब तो 66 विषय आते थे, लेकिन वर्तमान में घटा करके 61 विषय कर दिए गए हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी कानून थे वो राज्य सरकार के द्वारा बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रहित के संबंध में कोई भी कानून होता है ना, तो वो केंद्र के द्वारा ही बनाया जाएगा और उसी का अंतिम फैसला होगा। राज्य सूचियों में भी कुछ चीजें आती है। राज्य सूचियों में जैसे कृषि आ गई, तो कृषि में के जो संबंधित कानून है वो राज्य अपने खुद के बनाता है। वन आ गया, पुलिस आ गई, ठीक है, सिंचाई आ गया, ये सब जो चीजें आती है वो राज्य से संबंधित आती है और उनसे संबंधित कानून राज्य सरकार ही बनाती है। इसके अगले आ गई समवर्ती सूची। अब जो समवर्ती सूची है उसमें क्या है, इसमें पहले 47 विषय से 47 अब बढ़ा करके कितने कर दिए हैं, 52। और इस समवर्ती सूची में दोनों ही केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी पावर ज़्यादा किसके पास में होती है, केंद्र के पास में होती है। और इससे संबंधित कुछ विषय कौन कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया, इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, जैसे नेशनल वाटरवे बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, ठीक है, तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया ये कैसे बनेगा उसके बारे में दोनों विचार विमर्श करते हैं। दोनों कानून मिलकर बना सकते हैं, राज्य और केंद्र सरकार। उसके अलावा हम लोग परिवार नियोजन की जो जितनी भी स्कीमें बनती हैं वो कोई दोनों में से कोई भी लगा सकता है, दोनों मिल करके लगाते हैं परिवार नियोजन के बारे में। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण के बारे में वो भी दोनों लगा सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। तथा इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के बारे में जितने भी अधिकार बनाते हैं, जितने भी कानून बनते हैं वो दोनों की सहमति से बनते हैं। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों मिलकर के शिक्षा के बारे में जितने भी संबंधित कानून होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, अब ये होगी 7वीं अनुसूची। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची होती है भाषाओं के बारे में। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब भाषाओं की संख्या थी 14। पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में इनको बढ़ा करके 22 कर दिया गया है। सबसे पहले 1967 में संविधान संशोधन किया गया था जिसके अंदर सिंधी भाषा को सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद में 1992 में फिर संविधान संशोधन किया, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ दिया गया। इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, 2003 में। उसके अंदर 4 नई भाषाओं को जोड़ दिया गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मंथाली। इनको जोड़ करके ये जो 8 नई भाषाएं जुड़ गई हैं टोटल, इनको मिला करके टोटल भाषाएं कितनी होगी, 22। अगली जो हमारी अनुसूची है वो 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में हम लोगों को राज्य सरकार के द्वारा संपत्ति पे कब्जा मिलता है। ठीक है, जो इलीगल ज़मीन होती है, जहाँ पे पहले के लोग, जो जमींदार प्रणाली होती थी कि वो कब्जा कर लेते थे किसी और की ज़मीन पे, अब वो छुड़ा करके राज्य सरकार उस पर अपना अधिकार जमा सकती है। ठीक है, भूमि सुधारों जमींदार प्रणाली के तहत इस अनुसूची को पहला संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले जब हमारा संविधान बना था तो सिर्फ केवल 8 ही अनुसूची थी, तो ये जो 9वीं अनुसूची है ना वो जोड़ी गई थी इसमें बाद में। ठीक है, संविधान संशोधन करके, तो कौन सा, पहला ही संविधान संशोधन करके 1951 में ही हमने इस अनुसूची को जोड़ दिया गया था हमारे संविधान के अंदर। और इसमें 284 अधिनियम हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने अधिनियम हैं, 284, और इसको हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते इसको लेकर के। अगर इससे जुड़ा कोई भी मामला होता है, राज्य सरकार द्वारा संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है, तो न्यायालय में नहीं जा सकते। हाँ, कुछ मामलों में अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं, वैसे इनके मामलों में न्यायालय में हम लोग नहीं जा सकते। जो 10वीं अनुसूची है उसमें होता है दल बदलने के संबंध में। अब जो इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है उनकी पार्टी के द्वारा, क्योंकि वो दल बदलते हैं अपनी इच्छा को, वो अपनी पार्टी का कहना नहीं मानते हैं, तो उसके हिसाब से उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है उनकी पार्टी के द्वारा। ठीक है, ये दल बदल कानून हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस कानून को दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहते हैं। और इस कानून को कब लाया गया था, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंदर इसको संविधान के 10वीं अनुसूची के रूप में इसको जोड़ दिया गया था संविधान में। ठीक है, क्या, दल बदलने कानून।
तो अगर एक दल से दूसरे दल में चले गए या फिर अपनी पार्टी का कहना नहीं माना तो पार्टी के लोग उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, अगली सूची आती है 11वीं सूची, सबसे इंपॉर्टेंट है पंचायती राज में। पंचायती राज से संबंधित होती है कि पंचायत का की क्या शक्तियाँ होती है, पंचायत की क्या जिम्मेदारी होती हैं, इससे रिलेटेड सारे संबंधित जितने मामले होते हैं वो 11वीं अनुसूची में आते हैं। इसे हमारे संविधान के अंदर 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था हमारी 11वीं सूची के अंतर्गत। और इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी है, 29 विषय आते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, उसके अलावा 12वीं अनुसूची आ गई उसके आगे, तो इसमें नगर पालिका की शक्तियाँ, नगर पालिका की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं उनके बारे में विवरण मिलता है। और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी है, 18 है इसमें टोटल विषयों की संख्या। तो आज के लिए हमारा इतना ही पढ़ लिया, आज के लिए हमने 12 अनुसूचियाँ पढ़ ली है। अगली के अंदर हम लोग इसके अगला पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग प्रस्तावना, जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है इसका, वो पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, हमारे संविधान की प्रस्तावना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू।